नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित IAFS ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में आयोजित 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे देश भर से आए वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विभिन्न प्रदेशों से हमारे वन विभाग के अधिकारीगण जो बतौर खिलाड़ी आए हैं उन सभी को छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर यहां पर 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का हमारे छत्तीसगढ़ में आयोजन हुआ। इसके लिए मैं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और पूरे विभाग को आभार देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर लघु उद्योग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पुरुषोत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघानिया, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राजेश मिश्रा सहित कई उद्यमी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार के भाटापारा विधानसभा के पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा की भाभी बिमला देवी शर्मा के श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। भाटापारा के अग्रसेन भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री साय ने बिमला देवी शर्मा को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को ढाढस बंधाया। बलौदाबाजार पूर्व विधायक की भाभी की श्रद्धांजलि सभा में सीएम साय शामिल होते हुए नजर आए। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पूर्व विधायक की भाभी की श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए। उन्होंने परिवारों को भी सहानुभूति दी और ढाढस बंधाते हुए नजर आए। वहीं बलौदाबाजार जिला अभिभाषक संघ के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉ पर एक दिन सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने भाग लिया। उन्होंने इस सेमिनार में युवक अधिवक्ता जो आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटाबेस कंप्यूटर ई कोर्ट होते जा रहे हैं, भारत सरकार के नीति आयोग ने भी कोर्ट को ऑनलाइन कर जल्द से जल्द न्यायालय की प्रक्रिया को सहज सरल कराने के लिए रोबोट डाटा पद्धति लागू करने जा रही है, जिस पर उन्होंने भाग लिया और कहा कि न्यायालय में डाटा पद्धति के से कई फैसले तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कई इमोशनल नेचुरल चीज इस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमी आएगी। जैसे हमने कहा कि आदमी प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम आदमी नहीं है। आपका जो कॉन्शियसनेस है उससे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सपोर्टिव ठीक है, पर डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। यहाँ पे लिमिटेड यूज़ है उसका। मेडिकल में काफ़ी यूज़ हो रहा है, वो भी कुछ फियर में, जैसे डिमेंशिया और उनके पेशेंट को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे इसमें डाटाबेस है, पूरे डाटाबेस में आप केस डिसाइड नहीं कर सकते। आदमी का वहाँ पे कैसा व्यवहार है, कैसा उसके एविडेंस, मतलब जो गवाही में आती है, वो सब चीज़ें हैं, उसमें स्ट्रीमलाइन से डिसाइड नहीं हो सकता। इसीलिए आपको अपना कॉन्शियस यूज़ करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सपोर्ट ले सकते। वहीं बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य और औषधि प्रशासन ने दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर उपभोक्ता को त्योहार में अच्छे खाद्य पदार्थ मिले, उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थ के सैंपल उठाए हैं। 6 सैंपल अमानक पाए गए। 10 किलो होटल के मगज के लड्डू, बेसन के लड्डू को नष्ट किया है। वहीं इसी केस में 14 होटल को नोटिस जारी किया गया। तो 80 से ज्यादा खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए गए हैं।
लगातार जांच की जा रही है और प्रशासन लगातार सख्त है। वही खबर रायपुर से है, जहां तेली बांधा में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू की आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस अमन को आज कोर्ट में पेश कर फिर से रिमांड में लेने की तैयारी में है। पुलिस ने अमन को गंज थाना क्षेत्र मामले में गिरफ्तार किया है, तो पुलिस अमन साहू को कोर्ट में आज पेश करेगी और फिर से रिमांड को बढ़ाने की अपील भी की जाएगी। पुलिस अमन साहू को आज कोर्ट में पेश करने वाली है। रिमांड खत्म होने पर आज उसकी पेशी है कोर्ट में। तेली बांधा में कारोबारी के दफ्तर पर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू की आज पुलिस रिमांड खत्म हो गई है। आज उसकी पेशी होनी है कोर्ट में। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला? आपको बता दूं कि अमन साहू जो है ये झारखंड का बड़ा गैंगस्टर है, जिसने जो है छत्तीसगढ़ में पुलिस के लिए भी एक चुनौती बना हुआ था, जिसको पुलिस जो है रायपुर पुलिस राजधानी की पुलिस द्वारा इसको झारखंड की जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर ले आई थी। तो इसको न्यायालय में इसको हाजिर की थी, तो न्यायालय से पुलिस को 5 दिन की रिमांड पूछताछ के लिए मिली थी और रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही है, जिसको लेकर पुलिस जो है इसको फिर से न्यायालय में पेश करेगी और न्यायालय से फिर से रिमांड मांगने की अपील करेगी। आपको बता दूं कि ये इन 5 दिनों में पुलिस को जितनी बिंदुओं पर इससे पूछताछ करनी थी वो उसका सही तरीके से पुलिस से पूछने पर ये पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया पूछताछ में। पुलिस ने ये इल्जाम भी लगाया हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस फिर से जो है न्यायालय में अपील करेगी कि इसको फिर से रिमांड पर दिया जाए और ये बड़ा गैंगस्टर है जिससे और खुलासे भी होने हैं। तो इन सब चीजों के खुलासों के लिए पुलिस को और मोहलत की आवश्यकता है इससे पूछताछ के लिए। तो निश्चित रूप से पुलिस कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पुलिस रिमांड की अवधि और बढ़ाने के लिए न्यायालय में अपील करेगी। जी तो मनोज, कब तक पेशी होनी है अमन साहू की? जी बिल्कुल श्रुति, ये लगभग 1:30 से 2 बजे का समय दिया गया है अमन साहू को पेश करने। इसलिए बड़ा गैंगस्टर है, इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी जो है प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको बता दूं कि ये जहाँ पर राजधानी के सिविल लाइन थाने में क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बंद है, वहाँ पर चारों तरफ जो है असलाधारी सैनिक तैयार किए विशेष दस्ता जो है इसके लिए व्यवस्थित किया गया है कि इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसको न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस जो है वहाँ काफी सुरक्षा व्यवस्था करनी होती है, इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन फिलहाल इसको आज न्यायालय में पुलिस द्वारा पेश किया जाएगा और इसकी रिमांड की अपील बढ़ाने के लिए न्यायालय में पुलिस द्वारा अपील भी की जाएगी। जी क्या मनोज, रिमांड को खत्म करने के लिए अमन साहू की तरफ से कोई दलील दी जानी है आज कोर्ट में? कि अमन साहू के ऊपर यहाँ पे जो गंभीर मामले हैं तेली बांधा क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग कराना और लेवी वसूलने के लिए, और पुलिस के सूत्रों से हवाले से ये जानकारी मिली है कि 53 लोग इसके टारगेट में थे और अमन साहू का एक बड़ा बयान आया था कि हम जो है लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर से बड़ा बनने की चाहत ये रखता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अदालत भी ध्यान देगी इन सब बातों को देखते हुए कि माना जा सकता है कि अदालत और पुलिस को और पूछताछ के लिए जो है इसकी रिमांड अवधि बढ़ाने का प्रयास शायद अदालत द्वारा भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि आज रिमांड खत्म हो रहा है और आज पेशी भी होनी है, तो ऐसे में प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है इस पेशी को लेकर? जी श्रुति, जो प्रशासन के द्वारा पुलिस के जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस निश्चित तौर पे अदालत में आज आवेदन देगी कि इसकी रिमांड की अवधि 5 दिन में इससे जो पूछताछ हो पाई वो पूरी मुकम्मल नहीं पूछताछ हो पाई है, जिसके लिए पुलिस को और समय चाहिए सारे खुलासे करने के लिए। और माना जा रहा है कि इसका लॉरेंस बिश्नोई जैसे गिरोह से इसका संबंध है, तो इसलिए पुलिस को और ज्यादा वक्त चाहिए पूछताछ के लिए। इसीलिए पुलिस आज फिर से आवेदन दे सकती है इसकी रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई से इसका संबंध है और ऐसे में लगातार जांच भी की जा रही है। मनोज, कितनी दिनों की अवधि और भी बढ़ा सकती है रिमांड की पुलिस?
जी श्रुति, आपको बता दूं कि जो पुलिस के सूत्रों से हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार जो है पुलिस 10 दिन की रिमांड चाह रही है कि 10 दिन की रिमांड पुलिस को और मिलेगी, जिससे निश्चित तौर से इससे पूछताछ हो सके, अच्छे से सारी चीजों का खुलासा हो सके। पुलिस के 60 बिंदु है जिस पर इससे पूछताछ होनी है और पुलिस का ये आरोप भी है कि इसने जो 5 दिनों की रिमांड अवधि में जो है पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया है, ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है। तो ऐसे में हो सकता है अदालत पुलिस की बात को ध्यान में रखते हुए और बड़ा गैंगस्टर होने के नाते जो है पुलिस को कुछ और समय रिमांड की अवधि बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, कुछ ही देर में पेशी होनी है और ऐसे में पेशी होती है क्या कुछ सामने आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन मनोज, कौन कौन से वो 60 बिंदु है जिन पर अभी भी पुलिस को पूछताछ करनी है और छानबीन करना है? जी श्रुति, आपको बता दूं कि जो 5 दिनों की रिमांड अवधि थी अमन साहू का, उसमें जो है यहाँ के रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में क्राइम एसएसपी जो है सारे लोग करीब 7 लोगों की टीम बड़े अधिकारियों की इससे पूछताछ लगातार कर रही थी। लेकिन वहीं सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिली कि अमन साहू जो है तो पुलिस की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो 60 बिंदु है पुलिस के वो अमन साहू उसका ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि एक बात और सामने निकल, जब इसको रिमांड अवधि मिली थी न्यायालय से पुलिस को पूछताछ के लिए, तो इसके वकील का होना जो है अदालत ने ये निश्चय किया था, अपने दिशा निर्देश में कहा था कि अमन साहू से जब पूछताछ हो तो उनके वकील के सामने हो। तो ऐसे में कहीं न कहीं अदालत के जो ये फैसले कर देती है उससे पुलिस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब साथ में वकील रहेंगे तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब पुलिस जो है फिर से ये अदालत को आवेदन देगी कि इसकी रिमांड अवधि बढ़ाया जाए और जिससे हम विस्तृत पूछताछ कर सके। तो अमन साहू लगातार सहयोग नहीं कर रहे पूछताछ में, ऐसे में फिर से रिमांड अवधि बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। पेशी होनी है, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कितने दिनों की अवधि बढ़ाई जाती है। बहुत शुक्रिया आप मनोज, हमारे साथ आगे ही बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं सरगुजा जिले में गांव की सरकारी जमीन पर सरपंच उप सरपंच द्वारा पटवारी के सहयोग से अतिक्रमण कर बेचे जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही जांच और कार्यवाही की मांग भी की। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच उप सरपंच की शह पर हो रहे अवैध अतिक्रमण से गांव में शासकीय भूमि का अभाव हो गया है, जिसकी वजह से भविष्य में गांव का विकास प्रभावित हो सकता है। तो इस पूरे मामले पर ग्रामीणों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और लगातार अतिक्रमण को लेकर गांव वाले अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जांच में प्रशासन जुटी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्यों आखिरकार सरपंच और उप सरपंच को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश? आपको बता दूं कि ये जो मामला है सरकारी भूमि का कब्जा का और अवैध भूमियों के कब्जा का, ये सारे मामले सरगुजा मामला, सरगुजा है छत्तीसगढ़ का सरगुजा एरिया पड़ता है, संभाग एरिया पड़ता है, जहाँ के एक गांव का मामला जहाँ सरपंच और उप सरपंच की करतूत सामने निकल कर आई। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री साहू के यहाँ आवेदन दिया था कि सरपंच और उप सरपंच मनमानी करते हुए गांव की जमीनों को, सरकारी भूमियों को जो है बेच रहे हैं उसका, और ऐसी शिकायतें आए दिन मिलती रहती है। पूरे सरगुजा की बात ना करके पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, जब सरपंच और उप सरपंच चुनाव जीत जाते हैं तो गांव के हित के लिए कार्य करना उनके लिए कड़ी चुनौती बन जाती है, ऐसा माना जा सकता है। जिस प्रकार से सरपंच और उप सरपंच गाँव में जो गांव के विकास के लिए होते हैं, लेकिन वही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासन की योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं, शासन के जो योजनाओं के लिए पैसा जारी होता है उसमें गड़बड़ी करते हुए ऐसी खबरें बराबर देखने को मिलती है। और ये जनप्रतिनिधि न होकर ये जनता के पैसों का गलत दुरुपयोग करने लगते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संज्ञान में ये मामला आया तो सीएम हाउस से ये जो दिशा निर्देश जारी है उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ, तो प्रशासन द्वारा वहां पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भेजा गया है, तो वहां पर पूरे भूमि का जांच पूरे अपने संज्ञान में लिए। उसके बाद जो है उन लोगों को नोटिस जारी किया गया जो अवैध कब्जाधारी है, जिसको जो है सरपंच उप सरपंच ने जमीनें बेची थी
कौड़ियों के भाव में सरकारी जमीनों का दुरुपयोग इसको कहा जा सकता है। ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में बराबर देखने को मिलती रहती है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन को इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल मनोज, कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया है ज्ञापन मिलने के बाद? सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन जो ग्रामीणों के कथनानुसार ये मामला जो संज्ञान में आया उसके अनुसार जो है सरपंच और उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं कि कई लोगों को जो है सरकारी भूमियों का कब्जा करा दिया गया है। जो सड़क से लगी हुई जमीनें थी, सरकारी जमीनें थी, उनका गलत ढंग से उपयोग कराया गया है। उनसे पैसा लेके उनको जो है सरकारी भूमियों को आवंटित कर दिया गया है। और इसमें जो है आपको बता दूं कि इसमें पटवारी भी शामिल है। तो ये सब बातें जो कृषि देखने को मिल रही है, ये सिर्फ सरगुजा की बात न करके पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। तो आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन वहीं कहीं न कहीं प्रशासन इसको नजरअंदाज करता रहता है, जिसके कारण इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं ग्रामीणों के लिए खड़ी होती नजर आती है। बिल्कुल मनोज, आए दिन ऐसी खबरें आती है, शिकायतें मिलती है, तो क्या अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए प्रशासन के द्वारा? जी जी श्रुति, बिल्कुल प्रशासन को चाहिए कि ऐसे में सख्त कदम उठाने चाहिए। जो सरकारी भूमियों पे अतिक्रमण होते रहते हैं, आए दिन ऐसी शिकायतें आती रहती है, प्रशासन को भी ये बात जानकारी में आती रहती है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन और शासन की लापरवाही का नाजायज फायदा अवैध कब्जाधारी लोग उठाते रहते हैं और सरपंच को, पटवारियों को दो पैसों का लालच देके उनसे जो है सरकारी भूमि अपने नाम करा लेते हैं, जिससे जो है ग्रामीणों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन धरना प्रदर्शन ग्रामीणों को करना पड़ता है, जन आंदोलन करना पड़ता है, तमाम बातें सामने निकल कर आती रहती है। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में बढ़ते आगे, राजधानी में चोरी के लोहे की जानकारी मिलने पर खबर बनाने गए पत्रकारों से कबाड़ियों ने महिला पत्रकार साथियों से मारपीट की। वहीं पुलिस कबाड़ियों की हितैषी बन गई है। थाना प्रभारी ने पत्रकार से सेटलमेंट करने की बात कही। सूरजपुर की घटना के बाद राजधानी के कबाड़ियों के हौसले बुलंद नजर आए। वहीं पुलिस कार्रवाई करने की जगह मामले को रफा दफा करने की कह रही है। मिली जानकारी के अनुसार टाटी बंद से बिलासपुर जाने वाले नए बने बाईपास रोड पर एचपी पेट्रोल पंप के बगल में एक यार्ड में चोरी का लोहा बड़े पैमाने पर कबाड़ियों द्वारा लाया गया था, जिसके कवरेज के लिए कई पत्रकार खबर बनाने यार्ड में पहुंचे और उन पर हमला कर दिया गया। तो कबाड़ियों ने महिला पत्रकार पर हमला किया है, जिसके बाद से लगातार लोगों में आक्रोश। हमारे साथ मारपीट करता, लाठियों से हमें मारा गया, महिला पत्रकार को भी मारा गया है। उसके अलावा ऐसी कई घटनाओं को उसी व्यक्ति ने अंजाम दिया। उस व्यक्ति ने मेरे अलावा कई लोगों को इसके पहले भी मारा पीटा है। एक नेता को भी उसने, कांग्रेसी नेता को भी उसने मारा था। पहले यार्ड के सामने मारा, उसके बाद यार्ड में अंदर ले जाके मारा और उसी के ऊपर इसी थाने में एक प्रकरण भी बनाया गया था। तो ये एक तरीके से ना इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं जिसके खिलाफ। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला और क्यों पुलिस हितैषी बन गई है कबाड़ियों की? इस श्रुति, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरा पूरा प्रदेश है। ऐसे में यहाँ पर लोगों का कारोबार बहुत ज्यादा होता है और इसकी माने तो जो कबाड़ियों के हौसले बुलंद है। अभी देखिए सूरजपुर की घटना आपको बता दूं कि वहाँ पर पुलिसकर्मी के परिवार की हत्या कर दी गई कबाड़ी द्वारा जो है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कबाड़ियों के हौसले बुलंद, कबाड़ी बड़े स्तर पर जो है ये चोरी के लोहा खरीदते हैं, उनका जो है गलत उपयोग किया जाता है। और कहीं न कहीं ये जो चीजें कबाड़ियों की आए दिन शिकायतें मिलती रहती है, इसमें शासन प्रशासन भी उतना ही दोषी माना जा सकता है जितना जो है कबाड़ी लोग है। इस पूरे घटना के बारे में आपको अवगत करा दूं कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी की घटना है, जो वहाँ पर महिला पत्रकार के साथ कई और युवा पत्रकार साथी साथ में गए थे। उनको जानकारी मिली थी कि लोहे का जो है एक ट्रेलर में भरा पूरा लोहा सरिया जिसको बोलते हैं, वो कबाड़ की दुकान में आया हुआ है और वो जो है गलत तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो जब इन लोगों को जानकारी मिली तो ये खबर बनाने के लिए जो है गए उस यार्ड में, उसको यार्ड बोला जाता है, ये राजधानी के जो है टाटीबंद एरिया में पड़ता है। तो वहाँ पर जब ये लोग गए और वीडियो बना रहे थे, उसी समय जो है यार्ड का संचालक जो है उसकी नजर पड़ गई इन लोगों पर और वो
इतनी बेरहमी से पत्रकारों को मारा है और साथ ही साथ महिला पत्रकार को भी मारते हुए उसके साथ काफी गाली गलौज भी किया और उसको एक धमकी भरा भी वो दिया, अपना चुनौती दिया कि तुम लोग कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते, सबको पैसा देता हो, इस तरह की बातें सामने निकल कर आई। और वही बात करें जो थाना अंतर्गत उगला थाना अंतर्गत टाटीबंद का वो क्षेत्र आता है, वहाँ के पीआई शर्म की बात है कि एक थाना प्रभारी जो है एक महिला पत्रकार की बात नहीं सुनकर उसका एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं और उससे उल्टा जो है कबाड़ियों की तरफ से उसको वकील कहा जा सकता है, वो वकील बन गए थे थाना प्रभारी। एक निष्पक्ष उनको काम करना चाहिए था, उनको घटना स्थल पे जाना। और एक बात बता दूं कि वो महिला पत्रकार से मोबाइल भी छीन लिए थे और महिला पत्रकार अब ये अपना वहाँ पे एफआईआर करानी गई और इसको मारा, पत्रकारों को मारे बुरी तरीके से उनको मारा गया है। लेकिन कहीं उर्ला की आई जो है उन लोगों की बात न सुनकर सिर्फ उनको जो है समझाइश दे रहे थे, उनसे कबाड़ियों से सेटलमेंट की बात पत्रकारों से कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये पूर्ण दोषी जो है, जितना दोषी वो कबाड़ी है उतना ही दोषी थाना प्रभारी भी माने जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन की ये सब लापरवाहियों का नतीजा होता है कि आए दिन पत्रकारों का शोषण होता रहता है। या जब पत्रकार कैसे निष्पक्ष खबर बना सकते हैं, ये एक गंभीर विषय बना हुआ है। सरकारें आती है, बड़े बड़े वादे करती है, पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करती है, लेकिन जब पत्रकारों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कोई कानून नजर नहीं आता है। तो सिर्फ इसको एक जुमलाबाजी कहा जा सकता है पत्रकारों के लिए। और जिस तरह से ये घटना सामने निकल कर आई है, शासन प्रशासन के लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि साथ ही साथ एक महिला पत्रकार के साथ कबाड़ी द्वारा अभद्रता की गई, उसको खबर बनाने से रोका गया, उसकी मोबाइल छीन लिया गया, उसको जान से मारने की धमकी तक दी गई। लेकिन वहीं उल्ला थाना प्रभारी महोदय द्वारा इस तरह की बातें सेटलमेंट की बात की जा रही है। तो ये प्रशासन के लिए एक शर्मिंदगी वाली बात है कि पत्रकारों के साथ आए दिन इस प्रकार की घटना होती रहती है, लेकिन सरकारें गंभीर नहीं होती है। बिल्कुल मनोज, ऐसे में इस पूरे मामले पर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है और आखिर क्या वो वजह रही जिसकी वजह से एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई गई? जी श्रुति, आपको बता दें, इस घटना के बाद जो है पत्रकार संघ के कुछ लोग जो है जाके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से मिलने गए थे। वहां से जानकारी मिली कि वो छुट्टी पर आए, इसलिए उनसे मुलाकात आईजी यहाँ के आईजी अमरेश मिश्रा जी से भी मिलने पत्रकार संघ के कुछ लोग गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद जो है पत्रकारों का एक संघ यहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से मिला। दीपक बैज ने इस खबर की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ऐसा काम करेगी कि या पत्रकारों के साथ ऐसी घटना हो रही है, शर्मिंदगी वाली बात है। वहीं जो है इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री रह चुके, काफी वरिष्ठ नेता है, उनका भी कहना था कि घोर निंदा वाली बात है, इस तरह की घटना पत्रकारों के साथ नहीं, उनको निष्पक्ष काम करने दो, उनका काम है रिपोर्टिंग करना, खबर बनाना। तो वो किसी भी चीज की जानकारी लेंगे तभी खबर बनेगी। तो कांग्रेस की तरफ से इसको निंदा किया गया है ऐसी घटना। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर मनोज अब सियासत भी तेज हो गई है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं रायपुर पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड चाय बेचता था, लेकिन इसके बाद इसने एक प्लान बनाया और दोस्तों के साथ मिलकर 400 लोगों से अधिक लोगों को शेयर मार्केट में 2 गुना मुनाफा का लालच देकर अपने झांसे में ले लिया। इस ठगी का हिसाब करते रायपुर पुलिस ने भी पसीने छूट गए और अब तक 100 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। लेकिन पुलिस को ऐसा शक है कि ठगी की ये राशि जांच में और भी बढ़ सकती है। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।